आज हम एक स्पेशल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपको रैपिडली पढ़ाऊंगा। देखिए, आपने अभी तक जो पढ़ा है, जो रिवाइज किया होगा, अगर वो सब आप रिवाइज कर चुके हैं, ठीक से पढ़ चुके हैं लेक्चर्स, तो आज के इस लेक्चर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आप सिर्फ हेडफोन अपना कान में लगाएं, वीडियो को ध्यान से देखते जाएं, तो आपको सारी चीज़ें एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। एंशिएंट हिस्ट्री में कोशिश करूँगा आज आपकी पूरी ख़त्म कर दूँ। चलिए बिना डिले के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि इसके सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लिखी गई। तो बेटा, इनके सोर्सेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लिटरली सोर्सेज होते हैं जिसमें लिटरेचर आता है, रिलीजियस नॉन रिलीजियस दोनों तरीके के होते हैं। फिर आपका आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, इसके बाद आपका फॉरनर होता है। अब आप बेटा लिटरली रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इन्हें भी 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। आगे जाके वैदिक, हिंदू लिटरेचर, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। तो जब रिलीजियस की बात करेंगे तो रिलीजियस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने है एक वैदिक है, एक लेटर वैदिक है और एक आपका हिस्टोरिकल है। जब आप वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक में आपका वेदास आ जाते हैं, उपनिषदास आ जाते हैं, अरण्यक्स आ जाते हैं, पुराणास आ जाते हैं, स्मृतिस आ जाती हैं। 2 जो हमारे महाकाव्य रामायण महाभारत वो आ जाता है। फिर जब हम ब्राह्मणोत्तर काल की बात करते हैं या लेटर ब्राह्मण्स की बात करते हैं तो बेटा वहाँ पर 2 और आते हैं, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट, जो हिस्टोरिकल माने जाते हैं। इसके बाद हमारे हिस्टोरिकल नोट्स आ जाते हैं, लाइफ राइटिंग्स आ जाती हैं कुछ की, तो ये सारी चीज़ें फिर ऐड हो जाती हैं। फिर आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि आपको जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उसमें इंस्क्रिप्शंस हैं, न्यूमिस्मेटिक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो पेंट्स हैं, जो हमारे पेंटिंग मिली हैं बहुत सारी, उनकी बात करेंगे। स्कल्पचर्स बहुत सारे मिले हैं, उनकी बात करेंगे, वो सारे आ जाएंगे। फिर फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स में अगर आप बेटा बात करेंगे तो हमारे इंडो ग्रीक्स भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं और अरेबियंस भी आते हैं। इंडो ग्रीक्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो थे टेसियस थे ईरान से, फिर हेरोडोटस थे जिन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ नियार्कस है ना, और आनेसिनक्रेटस एंड एस्ट्रोलोबस चल रहे थे, वो आए थे। फिर मेगस्थनीज आए जिन्होंने इंडिका लिखी, फिर डाइमेकस आए, फिर डायनोसियस आए, फिर टॉलमी आए, इन्होंने ज्योग्राफी बुक लिखी है, फिर प्लीनी आए जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिकल लिखी, फिर चाइनीज़ कुछ आए जिसमें फायान, सुंगयूंग, हुइंगसांग, इत्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अरेबियंस में तारानाथ आए और उसके बाद अलबरूनी आए। तो ये सारे कुछ बेसिक टेक्स्ट हैं जो बेटा आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए अपना डिटेल देखते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट में बेटा हिंदू और बुद्धिस्ट और जैनिस्ट की बात करते हैं। तो लिटरली सोर्सेस की अगर बात करें तो पहला आपको पता है वेदास को ऑथेंटिफाइड नहीं माना जाता। फिर भी आपको मैं एक छोटे से पार्ट में वेदास पूरे बताए दे रहा हूँ, यहीं पे पढ़ लीजिए, बाकी वैदिक पीरियड में फिर हम लोग उसे पढ़ लेंगे। 4 वेद हैं, सबको पता है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ये सबसे पुराना है, इसीलिए इसे वैदिक एज बोलते हैं, इनको लेटर वैदिक एज बोलते हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऋग्वेद जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लिखा है। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में जो चीज़ लिखी है ये पहले से प्रिडिक्शन करते हैं, ये रूलर होगा, फिर ये रूलर होगा, फिर ये रूलर होगा, फिर ये रूलर होगा और ये काम करेंगे। दस वी कैन नॉट हैव एनी ऑथेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर हम ये सोचेंगे ऑथेंटिफाइड है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में बेटा लिखा है उसके बारे में कोई ऑथेंटिफिकेशन तो आपको एज इट इज़ नहीं मिल सकता, इसलिए इसको हम ऑथेंटिफाइड नहीं मानते, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसको ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, जिसके बारे में कुछ हमें पता नहीं, उसके बारे में हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो इसे हम हिस्टोरिकल नहीं मानते। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में बेटा आपका जो आया उसमें कास्टिज्म के लिए 10th मंडला था, तो उसकी बात होगी, तो वो जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर बेटा पहले जो हिस्टोरिकल है, इसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक 3 है। पिटकास मीन्स होता है नॉलेज ऑफ बास्केट, ये बुक्स के आगे लगा वर्ड है, तो ध्यान रखिएगा, पिटकास कुछ और नहीं है, ये बुक्स का नाम है। सूत पिटक पहला आता है जिसमें रिलीजियस आइडियाज हैं गौतम बुद्धा के। फिर विनय पिटक आता है जैसे बुद्धिस्ट फॉलोवर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। फिर अभिधम पिटक आता है, फिलोसॉफिकल आइडियाज देता है। इसके बाद बेटा एक ललित विस्तार बुक और है जो मैजिकल बायोग्राफी देती है गौतम बुद्धा के, जिनके मैजिकल वर्क थे। फिर मिलिंद पन्नु आता है, एक डायलॉग है, मिएंडर एक रूलर हैं और बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन के बीच में। फिर अंगुत्तर निकाय आता है, ये 16 महाजनपद की इन्फॉर्मेशन देता है। फिर भगवती सूत्र जैनिज्म का आता है। फिर दिव्यावदान आता है, इसमें एक सक्सेसर हैं अशोक के, पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पे अशोक से स्टार्ट करेंगे, इनके लास्ट रूलर वृद्धरथ से पुष्यमित्र शुंग तक की सारी डिटेल ये देता है। तो इसे रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमें मिल जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की। इसके आगे हम चलते हैं तो जैन लिटरेचर आता है बेटा। जैन लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए।
तो जैन लिटरेचर में भगवती सूत्र है, स्टोरी ऑफ महावीरा, और न्यायधम कहा है, कथा भी बोलते हैं इसे, ये बुद्ध महावीर की टीचिंग्स देती है। फिर अचरंगा सूट है, सूत्र जो है कोड ऑफ कंडक्ट है जैन फॉलोअर्स का। फिर आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन मतलब टू राइट। आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी लिखते हैं, जैसे ये लिख रहा हूँ, ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। अगर आप ऐसे पढ़ सकते हैं तो वेर एंड गुड। अगर ये आपका डेसिफर्ड नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये नॉन रेड है, जो नॉन रेड है उसको हम नहीं समझ पाते। तो हमारे यहाँ जो अर्लीस्ट एविडेंस की अगर आप बात करोगे, हमारी कंट्री में जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिले हैं वो जो हमारे हैं बेटा, वो आपको मिले हैं अर्लीस्ट एविडेंस आईवीसी से। तो आईवीसी से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं, बट वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला रेड है वो है अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन में बीसीज में अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जिन्हें हमने पढ़ा, उनकी डिटेल दी। भाई इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑथेंटिफाइड है क्योंकि भाई लीगली लिखे हैं, पत्थरों पे लिखे हैं, कहीं पे भी लिखे हो। तो अर्लीस्ट स्टोन जो हमें मिले हैं पत्थरों पे लिखे हैं या सील्स पे। तो ये है, ये कई किंगडम्स के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन बेटा अशोकन इंस्क्रिप्शन, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है। बट डेसिफर्ड सबसे इंपॉर्टेंट अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जिसे जेम्स ने, सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश इंडियन कंपनी के, इन्होंने इसे करा था। तो इसके बाद न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, न्यूमिस्मेटिक क्या है। इसकी हिस्ट्री जो है 206 से 300 एडी के बीच में बहुत अच्छी सी बनती है। पंच मार्क कॉइन बेटा क्या होता है, ये एक मेटल लेते हैं, इसको ऐसे किसी पत्थर से ऐसे पंच कर देते हैं तो ये टेढ़े मेढ़े भद्दे कॉइन बन जाते हैं, तो इन्हें पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता है। इनके बारे में बात की जाती है। तो पंच मार्क कॉइन्स ऐसे बनते थे। तो ये सिल्वर और कॉपर में ही होते थे। इनको पणा या कांशपना बोला जाता था। इंडो ग्रीक पहले थे बेटा जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए। गुप्ता डायनेस्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स बेटा इशू किया है। तो ये क्वेश्चन भी यहीं से ऐसे पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको यहीं से ऐसे रीड कर लीजिएगा। कहा ही जाता है कि इंडो ग्रीक्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं चलाए, बट सबसे ज़्यादा अगर प्योरिटी की बात करेंगे तो प्योर गोल्ड कॉइन इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे। और सबसे ज़्यादा नंबर पे गोल्ड कॉइन्स इशू करने का काम जो है वो गुप्ताज ने किया। गुप्ताज ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे और बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ऐसा नहीं कि ऐसा ही क्या कि उनके टाइम पे गोल्ड कॉइन बहुत चल रहे थे, उस टाइम पे इन्हें दिनार बोला जाता था। तो बहुत सारे इन्होंने चलाए। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अगला अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद न्यूमिस्मेटिक में आपको मैंने बता ही दिया क्या था। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की बात होती है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी बात होती है। इसमें एक अंगोरवत टेम्पल कंबोडिया में है, इसके बारे में है, और बरोबुदुर टेम्पल जावा में है, इसके बारे में हमने बात की है, महायान बुद्धिज्म का, और ये ब्रह्मा विष्णु का है। तो ये दिखाता है एंशिएंट जो हमारा कल्चर है वो कहाँ कहाँ फैला था। फॉरेन ट्रैवलर मैंने आपसे बोले अलेक्जेंडर के साथ भी आए, बिफोर भी आए, हेरोडोरस आपको मैंने बताया पहले। इसके बाद इनकी बुक हिस्टोरिका थी। इसके बाद लार्जेस्ट ये लिखते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और जितने देश आज तक उन्होंने देखे उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। एरिस्टोटोलस इन्हीं के साथ थे, एंड और ऑनेस्टिक्रस इनके साथ थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है बेटा, इसको यहीं से आप देख लेंगे। इसके आगे आप चलते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें और पता चलेंगी। अलेक्जेंडर के बाद जो आए उनमें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिका है, ठीक है, जो लिखी गई। इसके बाद डायमेकस के टाइम पे ये आए थे बिंदुसार के कोर्ट में, तो ये मेगास्थनीज है इनके लिखी। फिर डायनोनस आए इनके टाइम पर, बिंदुसार के सामने डायमेकस आए इनके टाइम पर, मेगास्थनीज आए। फिर प्लीनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी, टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखी। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियंस भी एक बुक है जिसके बारे में पता नहीं चलता, बट ये ट्रेड की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइटर इसके नहीं पता। फिर फायान आते हैं जो फूको की नाम की बुक लिखते हैं, वेनसांग सीको की लिखते हैं। सीयू की जो बुक है, इनका पूरा नाम विंग चौंग था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज बोला जाता, 138 कंट्रीज गए। अल्बारूनी तहकीकुल हिंद या किताबुल हिंद लिखते हैं, इंडिया एंड इट्स पीपुल इसे बोलते हैं। बहुत बड़े स्कॉलर थे, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत और ओके, और इनका रियल नेम बेटा अबू रेहान था। इसके बाद हम अर्ली स्टोन एज पे आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चंस कम आते हैं पर फिर भी आता है कि देखिए 4 स्टेज हमारे यहाँ चली है ना, क्वांटेनरीज की। इसमें प्लेस्टोसीन बहुत इंपॉर्टेंट एज थी, और होलोसीन जो मोस्ट रिसेंट है प्रेजेंट है। तो प्लेस्टोसीन में सारे लोग आए। ये 3 पार्ट में, प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री। तो हमारा इसे हिस्ट्री को अगर आप आगे डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, 3 पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 पार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक में इंडिया में पैलेस्टोटीन एज के टाइम पे आया,
5 लाख BC के टाइम पर हमारी एंट्री में दिखते लगता है, फर्स्ट अपीयर होता है। बट इंडिया में बहुत मुश्किल था, इंडिया में बहुत लेट आया। जो इंडिया में आए उन्होंने स्टोन टूल यूज़ किए, क्वार्टजाइट्स के, इसीलिए इन्हें क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता है। पैलियोलिथिक जो है 1 लाख BC में कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में मिले। पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं सोन वैली पाकिस्तान और बेलन वैली दिलवाड़ा में पाई जाती हैं। भीमबेटका नेपाल में है, भोपाल के पास है, जिसमें सारी पेंटिंग्स पाई जाती हैं तीनों की। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर, स्क्रैपर थे, ये याद रखिएगा। उस टाइम के लोग फूड हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पे ही रहते थे। अभी कुछ एग्रीकल्चर या कुछ नहीं आया, कल्टीवेशन नहीं होता था, यूज ऑफ फायर इन्हें थोड़ा बहुत पता था, बट इससे कुकिंग होती है इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था। इसके बाद पैलियोलिथिक एज में अगला इनकी एज के बारे में बात की गई है। 35,000 से 9,000 BC हमारे यहाँ बहुत अच्छी हंटिंग फूड गैदरिंग है। एग्रीकल्चर की नॉलेज, ये नॉलेज टोटल डिपेंडेंसी इनकी नेचर पे थी। पहले प्रोग्रेसिव ह्यूमन स्टेज थी। और इनका साउथ में 45 किलोमीटर के आसपास जब आप जाते हैं, ये 45 है, ठीक है, 45 किलोमीटर के आसपास जब जाते हैं तो आपको एक भीमबेटका मिलती है, वहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिलते हैं तीनों के। फिर मेसोलिथिक आता है, 9,000 से स्टार्ट होता है। इस एज में स्टोन एज कल्चर अभी भी है, मेसोलिथिक एज है। यहाँ पर मैन ने हंटिंग, फिश, फूड गैदरिंग स्टार्ट कर दी और इसके साथ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर छोटे छोटे टूल्स बनते थे, इसलिए से माइक्रोलिथ एज भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ एज, माइक्रोलिथ होती है। हंटिंग, गैदरिंग, डोमेस्टिकेशन, पीरियड बता दिया, टूल्स कौन से थे और डिपेंडिंग नेचर पे थी, यूज ऑफ फायर। होमो इरेक्टस पहले थे जिन्होंने फायर का यूज स्टार्ट किया पैलियोलिथिक एज के एंड में। इसके बाद बेटा इसकी साइट्स की बात करेंगे तो आदमगढ़ MP में, बागौर में इसकी साइट्स मिलती हैं। और राजस्थान बागौर जो है अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन का, आदमगढ़ MP में, बागौर राजस्थान, ये बता दिया। भीमबेटका है बेटा, फाइन एग्जाम्पल है रॉक पेंटिंग का, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक पीरियड का। नॉर्थ में विंध्यन में बेलन वैली है, 3 फेज पैलियोलिथिक के मिलते हैं, मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक सीक्वेंस में मिलता है, यही नर्मदा वैली में मिलता है। फिर नियोलिथिक फूड प्रोड्यूसर है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने की, डोमेस्टिकेशन एनिमल का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोट्री स्टार्ट हो गई, ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर आ गया। अब ये नेचर पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करने लगे थे, तो ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर आ गया बेटा इनका। इसके बाद एमरजेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी आ गया। फिर नेसोलिथिक में क्या था, सब कॉन्टिनेंट में 7,000 BC में मिलते हैं, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, और सदर्न पार्ट में मिलते हैं। 2500 BC में अदर न्यूलिथिक साइट्स हमें मिलती हैं। इस एज में टूल्स और पॉलिश स्टोन यूज होने लगे स्टोन एक्सेस की तरह। 3 इंपॉर्टेंट एरिया थे, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्ट वेस्टर्न एंड सदर्न है। इसके बाद आप इसी के आगे चलेंगे तो आपको अगली चीज मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। इसके बाद बेटा इसकी साइट्स की बात करेंगे तो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है बेटा इसकी। यहाँ पर कैटल रेयरिंग, शीप सब मिलती है। कोल्डी हवा इलाहाबाद के पास है। अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है पोट्री का, बुरझूम 16 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है, यहाँ से भी साइट मिलती है। पिट ड्वेलिंग की, डोमेस्टिक एनिमल्स को बर्ड किया गया इसी जगह पर। रूफ कनाल कश्मीर में है, यहाँ पर बोन टूल्स मिलते हैं। वीट बाले मिलता है चिरांद में। छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, यहाँ पर वीट बाले मिलता है और बोन टूल्स मिलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर आता है, कश्मीर में ड्वेलिंग पिट्स, वेराइटी ऑफ स्टोन्स, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथिक। इंपॉर्टेंट साइट बुरझूम और गुल्फ कनाल है। इसके बाद हंटिंग, फूड गैदरिंग इकोनॉमी थी, पर यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था। लेक साइड पे रहते थे, डॉग्स बरी किए गए मास्टर्स के साथ बुरझूम में, याद रखिएगा। इसके बाद बेटा साउथ इंडिया में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मास्की, पकलीहाल एंड उतनूर। न्योलिथिक पकलीहार कैटल हार्डर्स थे। उसके बाद दे कलेक्टेड डंग्स और है ना, कैंपिंग ग्राउंड्स, पुट फायर, तो इससे ऐश माउंड यहाँ पे मिला है पिकलीहाल में। साउथ इंडिया न्योलिथिक में स्टोन एक्सेस, स्टोन ब्लेड, ये सारा यूज़ होता था। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो यहाँ पर सुरुतुरु और मरकटा आसाम में है, यहाँ मिला है, और दोजली हेडिंग में मेघालय में मिला है। एडिशन में नंबर ऑफ सेटलमेंट्स पाए गए हैं विंध्यास, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नियोलिथिक में कल्टीवेशन ऑफ राइस सबसे पुराना मिला है, इलाहाबाद के पास है। नियोलिथिक सेटल्स फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, रागी और हॉर्स ग्राम ये प्रोड्यूस करते थे। नियोलिथिक पीपल मेहरगढ़ में मोर एडवांस थे और मड ब्रिक में रहते थे। पोट्री पहली बार नियोलिथिक फेज में अपेयर हुई। नियोलिथिक एज 6 मिलियन BC में आया। सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, कल्टीवेशन, सब कॉन्टिनेंट के बारे में। पीपल अपेयर, थ्रेशोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन,
तो इसके बारे में, और ये ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, तो ठीक है, जितना इन्हें ज़रूरत थी बस उतना ही प्रोड्यूस करते थे। अभी इन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं सीखी थी इस चीज़ की। फिर बेटा चैल्कोलिथिक एज आता है। ये हमारे यहाँ पहला मेटल जो यूज़ हुआ बनास, मालवा, जोरवे और ईस्टर्न इंडिया है, इनके बारे में टाइम पीरियड है, स्टेबल कहीं से पढ़ लीजिएगा। आहार में कॉपर ऑक्साइड मिलते हैं। दैनाबाद इनाना लार्जेस्ट है चैल्कोलिथिक साइट का। देमाबाद फेमस है फॉर डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न एमपी है, चैल्कोलिथिक सेटलमेंट पाए जाते हैं। चैल्कोलिथिक एज का मतलब ब्रॉन्ज एज कॉपर और टिन को मिलाकर बनाई जाती है, जो ब्रॉन्ज बोलते हैं। पेंटेड पोट्री मिलती है। कल्टीवेशन खरीफ और रबी दोनों होता है। रिलीजियस बिलीफ्स आ जाती हैं। पेंटेड पोट्री यूज़ करने लगते हैं। फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। विलेज कम्युनिटी का ट्रेस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से मिलना। इसके बाद आहार कल्चर के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें इन्होंने कह दी हैं। देखिए पीसीएस के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, आईएएस में इतना नहीं पूछा जाता, तो आईएएस जो कर रहा है वो इसे एज इट इज छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आहार कल्चर ब्लैक रेड वेयर है, डिज़ाइनर है, वाइट डिज़ाइन है। जोड़वे में ब्लैक रेड वेयर मिले हैं पर शाइनी नहीं है, सरफेस मैट फिनिश मिलता है। मालवा 1700 से 1200 है, यहाँ पर डल येलो कलर मिलता है बफ सरफेस, और रेड और ब्लैक कलर से डेकोरेट किया जाता है। साल्दो कल्चर में डेकोरेट किया जाता है नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन के साथ। ब्लैक रेड वेयर यहाँ पर भी इनाम गांव नियर पुणे है, यहाँ से फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है। नासिक में ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट मिले, एलिफेंट, राइनो, बफेलो, चैरियट। डिफेंसिव डिच मिली है, मतलब ये रोड होती थी, इनके चारों तरफ गड्ढे खाई खोद दी जाती ताकि कोई यहाँ से इसके अंदर ना जा पाए, तो चारों तरफ अपने बिल्डिंग के इन्होंने डिफेंसिव डिच बना रखे हैं। नावडा टोली की बात करेंगे तो फूड ग्रेन सबसे ज़्यादा मिली है। आयरन टर्की से सबसे पहले हमें 2000 BC में दिखता है। इसके बाद 14,000 में सेटलमेंट स्टार्ट होता है डिसइंटीग्रेट करना, और ये लेटर वैदिक एज का टाइम फिर आ जाएगा। यहाँ पर यूपी के डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। चैल्कोलिथिक एज का इंपॉर्टेंस क्या है? इन्होंने पहली पेंटेड ग्रे पोट्री यूज़ की, लार्ज विलेज में रहने लगे पेनिसुलर इंडिया में। और नियोलिथिक चैल्कोलिथिक एज की बात करते हैं। चैल्कोलिथिक प्रैक्टिस कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा नहीं किया, बट फिर भी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जो ऑटोमेटिक था वो स्टार्ट हो गया। कॉपर हॉर्ड कल्चर था। रिंग, कैल्स, हैचेस, शॉर्ट, हार्पून्स ये सब बनाने लगे। लार्जेस्ट कॉपर हॉर्स जो है वो गुंजेरिया एमपी में मिलते हैं। कॉपर हॉर्स जो है ऑर्च कलर्ड पोइट्री मिलती हैं। और उसके बाद ओसीपी कल्चर जो है ये कहाँ पर मिला है? 2000 से लेकर 1500 BC तक रहा। जोधपुरा में थिकनेस ऑफ ओसीपी डिपॉजिट मिली है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है, आपको पता है। इसकी बात करेंगे तो बेटा इसको खोजने का काम सबसे पहले डीआर साहनी ने किया। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ने आपको बता दिया, कॉपर प्लस टिन से मिलकर ब्रॉन्ज बनता है। मंगोल्स भी हो सकते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलिथिस भी हो सकते हैं, एल्बिनोडिस भी हो सकते हैं, ड्राविडियंस भी हो सकते हैं। मोहनजोदाड़ो को बेटा माउंट ऑफ द सिंधी में बोलते हैं, लोथल को गुजराती में बोलते हैं। ग्रिड पैटर्न भी थी, मतलब इस तरह शतरंज के पासे की तरह ये पैटर्न पे पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, तो 90 डिग्री पे सब कटते थे। इसके एक्सटेंशन की हम बात कर लेते हैं। इसका एक्सटेंशन कैसे हुआ, तो आइए उस पे आ जाते हैं। इसका एक्सटेंशन बेटा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब में था, तो आप देख ही रहे हैं, सामने आपके है कि इसका एक्सटेंशन कैसे था, उसको आपके सामने रख दिया है हमने। आप उसे देखेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें इसके एक्सटेंशन की पता चल जाएंगी। इसके एक्सटेंशन की अगर आप बात करेंगे बेटा तो ये 1600 किलोमीटर है, सॉरी टाइम लग गया, ये 1600 किलोमीटर है और ये 1400 किलोमीटर है। तो 1600 और 1400 किलोमीटर था, और इसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्शन सामने मिल रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको क्लॉकवाइज मैट्स लिखना है, MADS। अब देखिए M से मांडा है ना, पहलगाम के पास अखनूर प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम है, वहां पाया जाता है रिवर चेनाब। फिर A से आ जाएगा आपका आलमगीरपुर, मेरठ, रिवर हिंडन। फिर D से आ जाएगा दैमाबाद, अहमदनगर, ये आपका महाराष्ट्र में है, और रिवर प्रवरा। फिर S से आ जाएगा सुतकेंडोर, बलूचिस्तान, दास्त रिवर है। ये इनका डिवीजन है ऐसे, 1600 इधर और 1400 इधर, ठीक है। तो इसे आप यहीं से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपको हमेशा मिलता है। इसके बाद बेटा 3 फेज में पाया गया है, प्री हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा। मैक्सिमम साइट जो है लेट हड़प्पा की हैं और बिलोंगिंग मेच्योर हड़प्पा की। इसके बाद पंजाब सिंध में सारी चीज़ें मिलती हैं। 2 इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी पंजाब और मोहनजोदाड़ो सिंध में ही है।
इंपॉर्टेंट सिटी हड़प्पा फेज की टेबल मैं अभी नीचे में दे दूंगा, देख लीजिएगा। रंगपुर और रोस्ती दोनों गुजरात में है। लेटर हड़प्पा की साइट है, धोलावीरा और आखीगढ़ी, इसमें तीनों फेज मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा। आइए अब साइट्स देख लेते हैं कौन सी कहाँ पे है। तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, आप इसको अंडरलाइन एक बार करके स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज याद कर लीजिए। हड़प्पा पंजाब में मोहनजोदाड़ो, चौंदड़ो, लोथल, बनावली, सुरकोटता, धोलावीरा, सुतकेंडोर, कोट दीजिए, सरायकोला, डेरा इस्माइल खां, रोपड़, संगोल, कालीबंगन, आलमगीरपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बेटा जो आपको यहीं से पढ़ लेनी है। आप इन्हें यहीं से पढ़ लेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इन साइट्स को एक बार यहीं से आप देख लीजिएगा। इनके एक्सकवेशन किसने किया उसके बारे में, रिवर्स और रीजन के बारे में लिखा है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद सिविलाइजेशन की अगर हम बेसिकली बात करें तो बेटा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एफिशिएंट फीचर है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो यूनिक पैटर्न पर है, सैटरडल पाया जाता है, और कॉमन पीपल नीचे रहते थे, ऊपर रहते थे जो रिलीजियस और थे। ग्रिड पैटर्न पर है, रोड एक दूसरे राइट एंगल पे काटती है, न्यूमरस ब्लॉक्स हैं। ग्रेट बात मोहनजोदाड़ो में मिलती है जो बताती है कि कुछ रिचुअल्स यहाँ होते थे। लार्ज ग्रेनरी भी मिली है जो बताती है कल्टीवेशन और गैदरर दोनों थे। हड़प्पा में भी ग्रेनरी मिली है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। रेगुलर फीचर है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कालीबंगन का। रिमार्केबल टाउन प्लानिंग मिली है, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम मिला है। हाउस में प्राइवेट वेल्स एंड टॉयलेट्स पाए गई हैं जो ये दिखाता है कि आईवीसी कितनी इंपॉर्टेंस रखती थी इनके टाइम पर और कितनी क्लीनली की बात करते थे। तो सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। हड़प्पा में वीट, बार्ले, पीस और सीसम, मस्टर्ड इनको यूज़ किया गया है। बार्ले का एविडेंस बनावली से मिला है। राइस का कल्टीवेशन गुजरात, रंगपुर, लोथल से मिला है। हड़प्पा में अर्लीस्ट कॉटन का एविडेंस मिला है और सिंडन, इसे सिंध को इसीलिए सिंडन बोला जाता है। मोहनजोदाड़ो से कॉटन क्लोथ का एविडेंस मिला है। कालीबंगन से प्लॉक फील्ड मिली है। कॉमर्शियल क्रॉप कॉटन, मस्टर्ड है। राइस भी बहुत कम कल्टीवेट होती थी पर होती थी। लोथल में राइस ग्रेन मिला है। रंगपुर से राइस हस्क मिला है। प्लॉग यूजेस पाई गई है 2 प्लेसेस से, कालीबंगन से फॉरो को मिला है और बनावली से टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लॉग शेयर का। इसके बाद आप ट्रेड एंड नेटवर्क की अगर बेटा बात करेंगे तो ट्रेड एंड नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था इन टाइम का। एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड था, टेराकोटा शिप मिला है, मेटल्स मिले हैं। लोथल से डाउटफुल टेराकोटा हॉर्स का मिला है। स्केलेटन हॉर्स का सुरकोटदा गुजरात से मिला है। सोपेरियन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था। इनकी सील्स मिली है, मेसोपोटामियन सील्स जो मिली 1 सेंटीमीटर की हैं, बटन साइज की बोली जाती हैं। पिक्टोग्राफिक है, एनिमल्स और एटीसी इंडिया की सील्स में मिली है जो आईवीसी की 4000 सील्स मिली हैं। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है। मेसोपोटामिया सील्स मिली है, सिलेंड्रिकल है। मोहनजोदाड़ो से 3 सील मिली हैं। तो ये और ये इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है या जब आप मेंस लिखेंगे तो डिफरेंस पूछा जाएगा कि कैसे ये किसी सिविलाइजेशन की कॉलोनी नहीं थी तो उस टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट हम कहाँ से करते थे उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड है। एरोगॉन और फकड़ जो शिप डिलमुन से आते थे, मगान, उन सब के बारे में बताता है। डिलमुन बहरीन है। मेलुहा जो है वो इंडस रीजन को बोला जाता था। वेट एंड मेजर्स की बात की जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाइनरी सिस्टम यूज़ किया जाता था। आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बिट्स मेकिंग थी। लोथल, चौंदड़ो में ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर के पाए गए हैं। लॉन्ग बैरल और बिट्स बहुत पॉपुलर है। सील मेकिंग आर्टिस्टिक है। यहाँ पर आप जब सील्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पिक्टोग्राफी है उसमें। इसके बाद ये सील जो थी स्टेटाइट की बनी होती थी और किसी प्राइवेट ऑब्जेक्ट को दिखाती। डांसिंग गर्ल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। अभी तक इनको कुछ पढ़ा नहीं जा सका, तो जब लैंग्वेज नहीं पढ़ी गई तो डेसिफर्ड नहीं हुई, तो अभी हमें पता नहीं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ का कैसा था। तो हम जो गैस करते हैं आज से करते हैं। हड़प्पन कल्चर वैसे जनरली रूल किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करेंगे, पिक्टोग्राफिक है। स्क्रिप्ट सील पर है, कोई बड़ी स्क्रिप्ट हमें नहीं मिली है, सिर्फ एक धोलावीरा से साइन बोर्ड मिला है, उसको छोड़ के हमें और कोई चीज़ बड़ी नहीं मिली है। तो इसको छोड़ के कुछ हमें बड़ा नहीं मिला तो हम इसे फॉलो नहीं करते। इसके बाद महादेव ने इसे पढ़ने का क्लेम किया है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1-2 बार IAS में आ चुका है बहुत साल पहले, मतलब ये आपको मैं 2004 से 2010 के बीच की बात कर रहा हूँ, बट आया है तो फ्यूचर में भी कभी रिपीट हो सकता है, तो एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रिलीजन की बात करोगे, टेराकोटा फिगरिंग मदर गॉडेस की मिली है, सील मिली है मोहनजोदाड़ो से। ये इंपॉर्टेंट है, इसे एज इट इज याद कर लीजिएगा। कौन सा एनिमल कहाँ बैठा है, एलिफेंट, राइनो, 2 डियर, ये सब पशुपति टाइप सील बोलते हैं। इसके बाद कई सारे फेलुआज एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मिला है, मतलब शिवलिंग और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिले हैं। ट्रीज और नेचर को भी बेटा ये लोग वर्शिप करते थे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पर एक इमेजिनरी एक रियल एनिमल था। इमेजिनरी एनिमल वन हॉर्न यूनिकॉर्न था और हमडबुल, ये दोनों वर्शिप किए जाते थे।
घोष को मानते थे, इसका रीज़न एमुलेट्स मिले हैं, टेम्पल नहीं मिला। डिक्लाइन, हड़प्पा के डिक्लाइन होने में कई सारे रीजंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोग कहते हैं क्या रीजंस थे, कैसे हुआ। तो यहाँ से आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं कुछ गलत लिखा है, मेंस के लिए ज़रूरी है। बट जो इम्पॉर्टेंट है इसमें रीडिंग के लिए, आपके पास पूरे नोट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं किसने क्या बोला, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है फेयर सर्विसेज। तो अगर कभी मेंस में आपको फाइनली कुछ लिखना हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि डिफॉरेस्टेशन, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। क्लियर वर्ड है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हुए जिसके कारण आईवीसी खत्म हो गई। इसके बाद लेटर हड़प्पा पीरियड आता है। लेट हड़प्पा पीरियड की बात करेंगे तो कॉपर यूज करना स्टार्ट कर दिया, मेटल यूज हुआ न्यूलिथिक पीरियड में। टेक्निकली चैल्कोलिथिक स्टेज प्री हड़प्पा में स्टार्ट हो गई थी, और पोस्ट अर्बन फेज है, विलेज स्टार्ट हो गए। लेट हड़प्पा में प्रभास, पठान, रंगपुर, आहार, गेलुंद, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद राजस्थान, ये पूरा टेबल जो है आपका साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट में मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र और सदर्न ईस्टर्न इंडिया आता है। लेट हड़प्पा कल्चर, चैल्कोलिथिक टूल्स और कॉपर बहुत ज़्यादा यूज हुए थे, ये इंपॉर्टेंस रखता है, इसे आप यहीं से एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको कुछ साइट्स दे दी हैं जहाँ से क्या क्या हमें मिला उसके बारे में बात की जा रही है। तो हड़प्पा से हमें सिस ग्रेनरीज, ब्रिक प्लेटफॉर्म और ये सब चीज़ें जो मिली उनके बारे में बात है। मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ वगैरह मिला, वो इंपॉर्टेंस रखता है। कालीबंगन, चहुंदड़ो, तो चहुंदड़ो में ये जो है इम्प्रिंट ऑफ डॉग पॉन्स, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। एक का ब्रॉन्ज का मिला, ये पूछा जा चुका है। विदाउट सेटेडल एक ही सिटी है जो ये मिली है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो शुरुआत के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको आप एज इट इज़ पढ़ लीजिएगा, आपके याद करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद बेटा अगले पे जब आप जाते हैं तो दैमाबाद, दैमाबाद से एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक तो नहीं है। आलमगीरपुर भी नहीं आया, बट ये पूछा जा सकता है आपसे। तो एक बार इन सारी साइट्स को एक बार रीड कर लीजिएगा, क्या क्या कहाँ कहाँ मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सुरकोटदा से जो लोअर टाउन और अपर टाउन का 2 फोल्ड डिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी लाइनें रट्टाफिकेशन है, आप यहीं से रट लीजिएगा जब पढ़ेगा। वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वैदिक पीरियड आपको बोला था, ऋग्वेदा को वैदिक पीरियड बोलते हैं, फिर बाकी लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। हाई बर्थ की बात होती है, आर्यंस को हाई बर्थ माना जाता था, मंत्रा श्लोका की नॉलेज को लिया जाता था कंसाइंस के लिए। लोकेशन की बात करें, सबसेंधव रीजन में रहते थे, और पॉपुलरली लैंड और रिवर्स को सबसेंधव बोलते थे, ठीक है। इसमें रिवर्स के बारे में वितास्ता, स्कनी, विपाशा, परुष्णी, सुतरुदी एंड सरस्वती, इनके बारे में बेसिक बात की गई है, तो वो आप देख लीजिएगा यहीं से। इसके बाद आपको मैंने बोल दिया है 4 वेद कौन से, ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण, ऐत्रेय, कौशिकी, उपनिषद भी, आरण्यक, ऐत्रेय, कौशिकी, मंत्र टोटल 1,28,000, होत्रा और आयुर्वेदा इसका उपवेदा। फिर यजुर्वेद, तैत्रीय, शतपथ, ईश और तैत्रीय, कीट, श्वेतांबर और ये सारे हैं। वृद्धरण्यक, ये सब इंपॉर्टेंट इसके उपनिषद हैं। फिर वृद्धरण्यक, तैत्रीय और शतपथ इसके आरण्यक्स हैं। ब्राह्मण, तैत्रीय, शतपथ हैं। और अर्धवायु जो होते हैं इसको प्रोनाउंस करते हैं वो, और इसका उपवेद धनुर्वेद। फिर सामवेद आता है। पंचवेश आते हैं, छंदोग्य और केन उपनिषद आता है, जामनी और छंदोग आते हैं, उद्गाता होते हैं, और गंधर्ववेद आता है, इसे नारदा ने लिखा था। इसके बाद बेटा अथर्ववेद आता है, शिल्पवेद विश्वकर्मा ने लिखा था, और इसका गोपद ब्राह्मण है, इसको ब्राह्मण प्रोनाउंस करते थे। और प्राशन, मुंडक और मुंडके, ये इसके उपनिषद हैं। तो बेटा ये टेबल जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है पीसीएस वगैरह में। इसके बाद अली वेदा की बात करेंगे तो अली वैदिक पीरियड में जाहिर सी बात है यमुना, सरस्वती, इनको जानते थे। कभी समुद्र की बात की तो ये एक सिर्फ बड़ा सा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, कलेक्शन हो। हिमवत और धावन की बात की है। इसके बाद वैदिक लिटरेचर में 4 वेदास, ब्राह्मण और उपनिषद आते हैं। वैदिक लिटरेचर डिवाइन सोर्स है, इसलिए इसे नैत्य बोलते हैं। श्रुति है, ये सुना जाता है, कहा जाता है ब्राह्मणों ने इसे सुना था। 4 वेदों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सामवेद सिंगिंग और डांसिंग का ओल्डेस्ट बुक है। तो ये यहाँ से आप एक बार रीड करेंगे, आपको चीज़ें बेसिक याद हो जाएंगी। इसके आगे चलते हैं। ब्राह्मणास वेदों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्राह्मणास कंपोज किए गए, ये एक तरह से डॉक्ट्राइन है इनको समझने के लिए। आरण्यक्स जो हैं वो ब्राह्मणास ने बनाए, टॉट इन फॉरेस्ट ओनली होती हैं। फिर उपनिषद कमेंट्रीज हैं आरण्यक्स पे। ऋग्वेद 1500 से 1000 बीसी के बीच में किया गया। 3 वेदास जो हैं वो लेटर हैं, इनको 1000 से 600 बीसी माना जाता है। लिंग्विस्टिक कैटेगरी के रेशियल हैं, डिस्टिंग्विश लैंग्वेज से होते हैं। स्टेप से सेंट्रल एशिया से आए थे। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट इनके टाइम पर पहले अपेयर हुए। अब इसमें 10 मंडल हैं, पहला, दूसरा, नवा और 10वां, ये लेटर मंडल हैं। पहला से दूसरा और 7 से दूसरे से 7 तक प्राचीन मंडल हैं, बाकी सब आपके नवीन मंडल हैं, ठीक है।
तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। नवीन मंडल प्राचीन मंडल क्या है। जो आपके प्राचीन मंडल हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो उसमें देखिए क्या क्या हमने डाला हुआ है। उसमें हमने डाला है ग्रह सम्मत विश्वामित्र, ग्रह सम्मत सेकंड ने, विश्वामित्र ने थर्ड, वामदेव ने फोर्थ, ऐत्रेय ने था फिफ्थ, भरद्वाज ने सिक्स, शास्ता ने सेवेंथ, कण्व और अंगिरस ने एट्थ, पवना ने अंगीरा ने नाइन्थ और चुंदशोक्त्या ने 10th। इसके बाद ऋग्वेदा अर्ली लाइफ आरण्य से तैयार होता, आर्यंस की ऋग्वेद से मिलती है। शूद्रा मिलते हैं एंडिंग में ऋग्वेद के। ऋग्वेद में आर्यन 36 बार आता है, श्लोक 128 हैं। 1028 में बेटा आपके 11 बालखेल हैं, तो 1017 भी कभी नंबर मिलेगा और 11 बालखेल मिला के 1028 होता है। इंपॉर्टेंट गॉड्स में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आते हैं। थर्ड चैप्टर में गायत्री मंत्र आता है जिसको विश्वामित्र ने लिखा है, कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा यहीं से मार्क करके। इसके बाद बेटा अगला पुरुष सूक्त आता है, आपको बोला 10th मंडल जो कास्टिज्म की बात करता है। यहाँ पर बोला जाता है हम सब ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, मुख से जो निकले वो ब्राह्मण, जो आर्म से निकले वो क्षत्रिय, जो थाइस से निकले वो वैश्य और जो फीट से निकले वो शूद्र। अवेस्था से इनकी सिमिलैरिटी मिलती है। अली से इंस्क्रिप्शन 2200 BC में मिलता है इराक से। आर्यन जो है 1500 BC में इंडिया में अपेयर हुए। इसके बाद अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जोग्राफिकल नॉलेज बहुत कम है इनकी, यमुना के आगे नहीं है। अफगानिस्तान की कुछ रिवर इनमें मिलती हैं, 5 रिवर्स में। सिंध इंडस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ की गई है। सरस्वती को नदी रत्ना बोला गया, सरस्वती को गग्गर हाकरा बोला गया है वैदिक में। बट अवेस्ता रिवर हकरावती जो है वो प्रेजेंट रिवर है जिसे हम सरस्वती यहाँ पर माना जाता था। कॉन्फ्लिक्ट है इंडिजीनियस हैबिटेंट्स 10 यूज होते थे, तो यहाँ पर इन्हें क्या बोलता है, अनार्य मतलब अनाज जिनकी नाक चपटी है। ये लंबी नाक वाले बड़े लोग होते थे जो आपको साउथ में दिखते हैं ट्रेविडियन, की रियल इंडियंस थे ये मान लीजिए। इसके बाद संभारा ट्राइब्स थी, डिफीटेड बाय संभारा चीफ जिसे देदास बोलते थे। दस्यूस का ओरिजिन जो था वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे यहाँ के, इसके बारे में आपको यहीं पे पता रखना है। इसके बाद बेटा रिवर्स के बारे में बात कर ली है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो अगर आप इन्हें यहाँ से देखेंगे तो देखिए सिंध को क्या बोलते हैं, आज इनको क्या बोलते हैं। जैसे सिंधाज इंडस है, वितास्ता झेलम है, अस्कनी चेनाब है, पुरुषनी रावी है, विपासा ब्यास है, स्वतुत्री सतलज है, गोमती गोमल है, कुरमू कुर्रम है, घग्गर और दिर्शावती घग्गर है, सुवास्तु स्वात है, कुभा कुबल है, नदी रत्ना सरस्वती है और सदी नीरा गंडक है, गोमल गोमती है, सोषमा सोहन है। दसराज बैटल होती है, सुदास जो होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रीस्ट वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई थी। विश्वामित्र 5 आरे 5 अनारे के साथ मिलकर एक बैटल करते हैं, परुष्णी रिवर के किनारे होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। ये रिवर के किनारे होती है, ये सेजेस थे जिनके साथ होती है। जो वशिष्ठ हैं ये सुदास के साथ हैं, ये 10 आर्यंस और 5 आरे और 5 अनारे के साथ हैं। और इसी तरह ये बैटल चलती है। तो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स भी आपसे एग्जाम में पूछी गई है। मटेरियल लाइफ की अगर बात करोगे तो स्पोक्ड व्हील सबसे पहले ये स्टार्ट करे, प्लॉकशेयर यूज़ करते थे। काऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, काऊ को बहुत अच्छा वर्ड माना गया है। इससे कुछ वर्ड्स हैं, वेल्दी पर्सन को गोमत, डॉटर को दोहित्री, गेस्ट को गोहोना और गोत्र क्लेन के बारे में बात होती है। काऊ को अगन्या बोला गया है। आयस मेंशन हुआ है जो कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए है, आयरन का कोई एविडेंस यहाँ से अभी नहीं मिलता। तो अर्ली जब आप आर्यंस की बात करते हैं तो आर्यंस को आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद ट्राइबल पॉलिटी आती है, ट्राइबल चीफ्स कॉल्ड राजन। इसके बाद राजन वॉज अ काइंड ऑफ चीफ, तो ये चीफ थे बट ये कोई अल्टीमेट पावर नहीं रखते थे। किंग्स को समिति कभी कभार इलेक्ट करती थी, सभा समिति विधाता गणा ये ऋग्वेद में आते हैं। वुमेन भी सभा और विधाता को अटेंड करती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभा समिति होती थी। फंक्शनरी किंग को असिस्ट करने के लिए पुरोहित होता था। वशिष्ठ विश्वामित्र बहुत इंपॉर्टेंट पुरोहित थे, गायत्री मंत्र इन्होंने कंपोज किया। सेनानी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, ऑफिसर कोई नहीं था टैक्स और जस्टिस के लिए। वज्रपति के पास अथॉरिटी थी, लार्ज ग्राउंड और पास्चर लैंड होते थे। वज्रपति को कुलापा और ग्रामीणी जो होते थे वो उसके नीचे आ जाते थे। इसके बाद कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। और ड्यूरिंग वॉर ट्राइबल ग्रुप्स को कलेक्ट किया जाता था और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एलिमेंट इन्हीं के साथ बनता था। सिविल टेरिटरियल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं था, सब घूमते रहते थे। रॉयल्टी थी, किंग था बट इम्पॉर्टेंट नहीं था। 275 बार जन आया, विश ट्राइब
100 से 70 बार आई। कुला बहुत बार यूज़ हुआ है। फैमिली ग्रह यूज़ होता है। ज्वाइंट फैमिली पैट्रियार्कल थी, याद रखिएगा। वुमेन असेंबली अटेंड कर सकती थी। अदर सेक्रीफाइसेस कर सकती थी। 5 वुमेन जो इस टाइम पर विदुषी थी, उनके बारे में बात है। लोकमुद्रा, पाला, साची, घोषा और पोलोमेमी। तो पोलोमी ये सब जो थी, ये वो फीमेल्स थी जो पढ़ना चाहती थी और इन्होंने कभी भी वो नहीं किया। पॉलीएंड्री मतलब जो कई सारे पति रख सकती थी। मारुत ब्रदर थे, वो रोदासी के साथ रहते थे। अश्वनी ब्रदर्स में सूर्य की बेटी सूर्या के साथ रहते थे। इसके साथ लेविरेट और विडोरी मैरिजेस भी इस टाइम पे थी। ठीक है, तो मैरिजेबल एज 16 से 17 साल थी। 16 या 17 साल के जब हो जाते थे तो मैरिज हो जाए। सोशल डिवीजन, वर्ण सिस्टम नहीं पाया जाता था पहले। आर और दास वर्ण था। 3 ग्रुप, वॉरियर, प्रिस्ट और बाकी थे। शूद्र बाद में स्टार्ट हुआ है, तो जब 10th मंडला आया है तब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ऋग्वैदिक गॉड्स में सोम इम्पॉर्टेंट है। ये सोम रस की बात करते हैं। सोम मंडला इनके लिए। अदिति, उषा फीमेल में। इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है, पुरंदर भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है अंतरिक्ष के देवता कौन से, यहाँ के देवता कौन से हैं। तो देख लीजिए सेलेस्टियल स्फीयर के गॉड कौन कौन से हैं। सूर्य, वरुण, मित्र, पोषण। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे एज इट इज यहीं से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपके स्पेस के गॉड इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु। अर्थियल गॉड अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। इंद्र को पुरंदर बोला जाता है। 250 हाइम है। रेन और ये सभी रिस्पॉन्सिबल है। अग्नि इसके बाद आते हैं पर्सोनिफिकेशन है। वरुणा तीसरा इंपॉर्टेंट गॉड है। वरुणा नेचुरल का ऑर्डर रता को करते हैं। सोम इंपॉर्टेंट है, गॉड का ड्रिंक है। मारुत पर्सोनिफिकेशन स्टॉर्म का है। अदिति उसका बहुत इंपॉर्टेंट गॉडेस है, फीमेल। प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिचुअल्स अभी पॉपुलर नहीं हुए। इसके बाद बेटा इसमें लिखा हुआ है कौन से गॉड्स को क्या, कौन से गॉड का नाम कितनी बार आया, कौन से शब्द कितनी बार आए, वो यहाँ से आप एज इट इज रट लीजिए। और ये गॉड्स के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एज इट इज आप रट लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार इसे प्लीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोगों को बहुत जल्दी लेक्चर खत्म करना है, तो बहुत टाइम नहीं है। इसके बाद 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस की हमने बात की है। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस में शुरुआत की 4 जो हैं ये सोशल एक्सेप्टेड थी, ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्म, देव, आश और प्रजापति एक्सेप्टेड है। गंधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस नहीं एक्सेप्टेड है। ये सबसे गंदी होती थी, ये भी बट ये एक तरह लव मैरिज जैसे श्री कृष्णा ने भी किया था, तो इसे माना जाता है, पर सोशली एक्सेप्टेड नहीं थी लव मैरिज उस टाइम पे। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिचुअल्स आप देखेंगे तो राजसी होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध और वाजपेय ये 3 यज्ञ होते थे, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। लेटर वैदिक पीरियड, देखिए इस एग्जाम में क्वेश्चन अब तो नहीं आते पर पीसीएस में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेटर वैदिक फेज बेटा आपको मैंने बोला 1000 से 600 था, कुछ जगह 500 में मिलता है तो हम लोग 500 भी लिख देते हैं। इस टाइम पर वेद कंपाइल पीरियड बेस है वैदिक टेक्स्ट जो ऋग्वेद के कंपाइल हुए हैं इस पे। अपर गैंगेटिक पीरियड में आया। पेंटेड ग्रेवेयर इस टाइम पे आई। श्यामायस अब यूज होने लगा पहली बार आयरन के लिए। पंचाल, कुरु पंचाल कैपिटल हस्तिनापुर आई। महाभारत वीर इसी टाइम पर हुआ। पंचाल किंगडम आई, फेमस फिलोसफी, उपनिषद ये सब आए। और इस टाइम पे ये लोग यूपी और बिहार की साइड बढ़ गए। सेकंड फेज एक्सपेंशन का था, वेपन बने आयरन के और रथ चलने लगे। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का इंपॉर्टेंट हो गया। प्लॉकशेयर आने लगे। शतपथ ब्राह्मण प्लॉकशेयर की लेंथ और उसके बारे में बात करती है। राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा और इसे व्रीही बोला जाने लगा वैदिक टेक्स्ट में, तो अब राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन बन गया। इसके बाद वीट को गोधमा बोला गया, वो भी इंपॉर्टेंट रहा। आर्टिक्राफ्ट्स इंपॉर्टेंस रखने लगे। पहला मेटल था जो कॉपर यूज़ किया था हम लोगों ने। फिर ये वैदिक टाइम पे, लेटर वैदिक टाइम पे यहाँ हम फैल गए, कुरु मध्यवारा ये। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, सेटल्ड हो गए। नगराज आने लगे, हस्तिनापुर, कौशाम्बी जैसे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब पॉपुलर हो गए। विधाता पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। सभा समिति बदल गई, वुमेन अब पार्ट नहीं लेती थी। ट्राइबल अथॉरिटीज़ अब टेरिटोरियल बन गई। राजा को अब वॉलेंट्री प्रेजेंट मिलने लगे, बाली बोलते थे। अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और ये रिचुअल्स करने लगा। तो जो राजा आपका वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट बन गया। राजस्यु सुप्रीम पावर उसकी होती थी, इसके लिए यज्ञ होता था। अश्वमेध होर सैटिस्फाई वाजपेयी चीरियट रेस होती थी जिसमें राजा के ही उसको जीतना होता था। एक किंग है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ड गलत लिखा है, एक किंग है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा यहीं से। इसके बाद टैक्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, ट्राइब्स बन गई। 12 रत्निन्स होते थे इनके बिना बेटा कोरोनेशन नहीं कर सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये भी आपको यहीं से पढ़ने। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप प्लीज़ ले लीजिएगा।
इसके बाद सोसाइटी में आप जाएंगे 5 का 4 कास्ट आएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ गया, पावर ब्राह्मण की बढ़ गई, 16 प्रिस्टी क्लास भी आ गई, ट्रिब्यूट प्रेयर जो दे सकते थे वो सिर्फ कॉमन पीपल ही दे सकते थे, 3 वर्णन को उपनयन मिला, 16 संस्कार में बाकियों को नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 आश्रम थे, इन्हीं में लोगों को रहना था, 3 आश्रम गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ था। छंदोक उपनिषद में इसके बारे में भी डिटेल मिलती है सारी हमें 3 आश्रम की। इसके बाद 16 संस्कार के बारे में बात की जाती है, तो 16 संस्कार आपके रहे, गर्भधान, पुंसावना और सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अनुपारण, छंदोक, काशपन, विद्यारंभ, उपनयन, विद्या वेदारंभ, उसके बाद संवर्तना, विवाह, उसके बाद वानप्रस्थ और अंत्येष्टि। इसके बाद इंद्र और अग्नि की इंपॉर्टेंस चली गई, प्रजापति ब्राह्मण क्रिएटर माने जाने लगे, माइनर गॉड हो गए, रुद्र इंपॉर्टेंट बन गए, हेडिटरी वर्शिप अपायर हो गई, पूषण कैटल को देखने दे, सूदर के गॉड बन गए, यजमान वर्ल्ड स्टार्ट हो गया यूज़ होना, रिचुअल्स इंपॉर्टेंट हो गए, प्रेयर ने बैक हैंड ले लिया इसी टाइम पे। इसके बाद आपको मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, ये एग्जाम में एज इट इज़ पीसीएस में तो पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार आप इसे यहीं से रट लीजिएगा, जिसमें गोपत को किंग, गोमत कौन था, तो कुछ तो वर्ड्स मैंने आपको इतने तो बताए दिए थे वहाँ पे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद एज ऑफ महाजनपदास आती है। महाजनपदास में बेटा 16 महाजनपद का टाइम आ जाएगा, ये 16 महाजनपद हमारी इस्टेब्लिश होंगी, इनके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। 16 महाजनपद आप देख लीजिएगा, इनकी कैपिटल देख लीजिएगा, अंग, मगध, कौशल, काशी, वत्स, इधर पढ़िएगा पंचाल, कुरु, मत्स्य, इधर पढ़िएगा, और वज्जीमल। इतने से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये आप कैपिटल और इंपॉर्टेंट रूलर याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आप एक बार इग्नोर भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं। राइस ऑफ मगधा की बात करेंगे, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मगधा था। इसमें मगधा में कई सारी किंगडम आई। सबसे पहले जो आई हरियाणा डायनेस्टी, इसके रूलर थे बिम्बसार। बिम्बसारा सैन्य भी बोला जाता था। इन्होंने अजातशत्रु अंगा कैप्चर किया, अपने सन अजातशत्रु को दे दिया। मैरिज अलाइंसेस की, पहली वाइफ कोशला में थी, सेकंड चेलना थी लिच्छवी प्रिंसेस की, थर्ड वाइफ इनकी मद्रा क्लेन से आई थी। मैरिज रिलेशन इन्हें बहुत सारी चीज़ें दी। इसके बाद छंद प्रयोग, जब बेटा अब बीमार पड़े जॉइंडिस से, इन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को भेजा। इसके बाद गंधार में इन्होंने अनसक्सेसफुल, गंधार जहाँ पे प्रद्योत से लड़े थे वो बहुत अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद मगध 16वीं सेंचुरी में बहुत पैरामाउंट, 6th सेंचुरी में बहुत पैरामाउंट पावर हो गई। राजगिरी इनकी कैपिटल थी। बिम्बसारा ने अपने पिता को मार के गद्दी ली, तो इसे पितृहंता भी बोलते हैं। तो हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है जब किसी ने पापा को अपने मारा, फादर को मार के थ्रोन कैप्चर किया। फर्स्ट वॉर बेटा कौशला और काशी के साथ होती है। अजातशत्रु मैनिपुलेशन करती हैं प्रसेनजीत के साथ। सेकंड वॉर वज्जी संघ से होती है। न्यू 2 वेपन आते हैं, शिलाकंटक और रथमूसल। शिलाकंटक आपने देखा होगा जो बाहुबली में वीरेंद्र ने यूज़ किया था, और जो दूसरा रथमूसल था जो उसका भाई था, जो रथ के आगे एक घूमता हुआ वो लगा होता है वो, तो ये दोनों इसमें भी दिखाया गया। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली मिलाया, अवंती को डिफीट किया, और अवंती बहुत खतरा थी तो उसको उसने बहुत टेंशन थी जो उसको थ्रेटन करती थी मगध को। अजातशत्रु ने को उदयन ने सक्सेस किया। उदयन ने पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई, पाटलिपुत्र इस्टेब्लिश किया, और उदयन को शिशुनाग डायनेस्टी ने इसके बाद कैप्चर कर लिया। अजातशत्रु के टाइम पे याद रखिएगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। शिशुनाग डायनेस्टी में सिर्फ कालाशोक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल वैशाली शिफ्ट की, और इसके बाद कालाशोक के टाइम पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। शिशुनाग को नंदास कैप्चर करते हैं, महापदम नंद पहले रूलर होते हैं। ऑलमोस्ट पूरा कौशला सभी ऐड कर लेते हैं, बहुत बड़ी किंगडम बना लेते हैं। इसके बाद धनानंद आते, धनानंद को हरा दिया जाता है और ये इंटायर खत्म हो जाती है। बिम्बसार, अजातशत्रु, महापदम नंद बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल पाटलिपुत्र बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट में थी। 5 साइड से हिल था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। पाटलिपुत्र गंगा के कॉन्फ्लुएंस में थी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद इन सब का मेटल और मनी बहुत सारी मिली, और फर्टाइल लैंड था। एलिफेंट बहुत स्केल पर यूज़ किए, और मगधियन पीपल बहुत अनऑर्थोडॉक्स थे, तो इन्होंने हमेशा न्यू एडवेंचर्स को और न्यू चीज़ों को वेलकम किया। सोसाइटी 6th सेंचुरी में कैसी थी? बुद्धिस्ट टेक्स्ट की जब आप बात करते हैं, पढ़नी अष्टाध्याय की बात करते हैं संस्कृत ग्रामर पे, तो इसने कहा अर्बनाइजेशन का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, और पीरियड में मेटल मनी यूज़ होती है। निष्क और सतांबा मेंशन होते हैं, क्वाइंस।
बट ये कॉइन्स की तरह यूज़ नहीं होते। पंचमार्क कॉइन्स यूज़ होते हैं कॉपर के, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं पोर्ट्रीज के, पॉलिश ब्लैक वेयर भी मिलती है, नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर उसे बोलते हैं। इसके बाद विलेज सेटलमेंट में हाउसेज आते हैं, फार्म लैंड स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैडी स्टार्ट हो जाता है, आयरन आ जाता है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो जाता है, रिच पेजेंट्स आ जाते हैं जैसे गैपतीस बोलते हैं, रिच गैपतीस में से एक थे जिन्होंने अंथा पिदरका इन्होंने जीतवन प्लॉट पूरा का पूरा बुद्धा को गिफ्ट दे दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेट्स की बात करते हैं। तो अगर आप स्टेट्स की बात करेंगे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करिए, दीर्घ निकाय आता है, उससे सभा समिति डिसअपेयर हो जाती है, और स्मॉल ब्राह्मण्स आ जाते हैं, रियलिटी में ट्राइबल्स ख़त्म हैं। अब कुछ सारी क्षत्रिय आ जाते हैं वर्णा में जैसे लिच्छवी। अब कुछ मेंबर्स राजा कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों अलाइंसेस आ जाती हैं। तो कुछ लोग तो किंगशिप से रूल कर रहे थे, कुछ रिपब्लिक मैनर में रूल कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग मोनार्की आ जाती है बाद में जैसे मगधा होती है। तो 6th सेंचुरी बीसी में बहुत सारे ट्रेसेस आपको मिलेंगे देखने को अच्छे। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रिलीजन आते हैं, जैन और बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। आपको पता है क्षत्रिय मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, एनवायरमेंटल अप्रोच के अगेंस्ट न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आ गई थी, आयरन यूज़ होने लगा था, एनिमल वर्शिप अब में करनी नहीं थी, एनिमल्स की बलि हम दे नहीं सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ के लिए थे। क्वाइन का फैसिलिटेशन आ गया था, तो वर्णा सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, और वर्णा सिस्टम बहुत अच्छी कंडीशन में था इस टाइम पे। गौतम बुद्धा बेटा 563 में आए थे, ठीक है। शाक्य क्षत्रिय थे, लुम्बिनी नेपाल में, कपिल वस्तु, और उसके बाद इनके फादर सुदोधन थे, मदर महामाया थी, स्टेप मदर गौतमी थी। इन्हें इसीलिए शाक्य मुनि भी बोला जाता है। 29 साल में इन्होंने घर छोड़ा, महावी निष्क्रमण है। अलार कलाम और उद्रक ने इन्हें शुरुआत में मेडिटेशन एंड योगा सिखाया। इसके बाद 35 साल में इन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया बोधि ट्री के नीचे। इसके बाद पहला सरमन सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो इनके साथ इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। 80 में 483 में ये मर गए और इसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म की अगर आप बात करोगे तो जाहिर सी बात है, दुख का बहुत बड़ा कारण है। दुनिया दुख है, दुख डिजायर से आती है, दुख का निरोध किया जाता है, और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। तो ये 8 प्लेस हैं, 8 मार्ग अगर आप फॉलो कर लेते हैं अष्टांगिक मार्ग तो आपका ये चीज़ खत्म हो जाएगी। 4 नोबल ट्रुथ हैं, 4 आर्य सत्य हैं, और इनको खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इसके बाद इन्होंने अपनी बेसिक टीचिंग दी। तो गौतम बुद्ध ने ये 5 टीचिंग्स दी, इनको आपको फॉलो करना है। त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। इसके बाद साइलेंट फीचर, बुद्धिज्म ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की नहीं मानी, और रेवोल्यूशनरी थे इंडियन रिलीजन के लिए। इन्होंने क्लैश ट्रैप कोई भी नहीं लिया, तो कॉमन पीपल इनमें आते थे। इन्होंने लोअर ऑर्डर को अटैक किया और वर्णा सिस्टम को ख़त्म किया। इनमें ब्राह्मण्स जो थे, बुद्धिज्म लिबरल थे और डेमोक्रेटिक थे, तो लोअर कास्ट की वुमेन वगैरह भी इस संघ में आती थी। इन्होंने पाली यूज़ की जो लोकल लैंग्वेज थी जिसने इसको फैलाया। इसके बाद बुद्ध के चर्च के थे तो कॉन्टिनेंस, पॉवर्टी एंड फेथ, ये 3 चीज़ें इनको चाहिए थी, वो चाहिए थी। इसके बाद बुद्ध संघ जो था वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था वुडन स्टिक से, और दवराया और पदोशा होता था जहाँ पे कन्फेशन करते थे मॉन्क्स। हीनयान महायान 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में टूट गया था। महायान बेटा चाइना जापान में और हीनयान श्रीलंका में फैला। वज्रयान की बात करेंगे ईस्ट इंडिया और तिब्बत में फैला। बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में लिखे गए थे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, इन्हें त्रिपिटक बोलते हैं। इनके बारे में हम अभी शुरुआत में भी पढ़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। तीनों जब हम लिटरली सोर्सेस पढ़ाए थे उस टाइम पे इसकी डिटेल पढ़िए। फिर डिक्लाइन की हुआ, जाहिर सी बात है धीरे धीरे ये इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि संस्कृत इन्होंने स्टार्ट कर दिया लेना, बाद में वेद बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के साथ ब्राह्मणों के साथ ही मिल गए और फिर चीज़ें हो गई। फिर रूलर पुष्यमित्र शुंग जैसे आ गए जिन्होंने बुद्धिस्ट को सपोर्ट नहीं किया। हुना किंग वगैरह भी बुद्धिस्ट के अगेंस्ट थे, ये भी वैष्णव रिलीजन को मान रहे थे। तो धीरे धीरे 12th सेंचुरी आते आते ये पूरा रिलीजन खत्म हो गया। इंपॉर्टेंस क्या है, विनो शूद्रास के लिए खोला, कैल्ट वैथल बढ़ी हमारे यहाँ, नॉन वायलेंस एक्टिविटीज़ बढ़ी। सुत निपता कहता है कैटल एज आनंद सुगधा। तो बुद्धिज्म ने अवेयरनेस दिलाई इंटेलेक्चुअल की और कल्चर की। सुपरटिशियसनेस था, लॉजिक था, प्रमोट हुआ। रेशलिज्म लोगों के अंदर से ख़त्म हुआ। 3 सेंचुरी एडी में पाली को संस्कृत से साथ मिक्स किया और बुद्धिस्ट के चक्कर में हमारे पास एक हाइब्रिड संस्कृत आई।
इसके बाद मिडिवल एज में वक्स हुआ अपभ्रंश में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो डेवलप हुई वो ग्रेट लर्निंग के लिए बनी। नालंदा और विक्रमशिला इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज बनी। वर्शिप इंडिया में होने लगी। फर्स्ट ह्यूमन स्टेट वर्शिप जो था है ना, जब इनको पहली बार ह्यूमन की तरह भरूच और सांची और गया बिहार में वर्शिप किया गया। फिर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उनके बारे में लिखा है। साइट क्या थी, राजगृह में पहली हुई अजातशत्रु के टाइम पे 483, फिर 383 वैशाली शाकांबी कालाशोका था और प्रेसिडेंट शाकांबी नहीं थे। 250 में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक, फर्स्ट सेंचुरी ऐसी कुंडलवन वसुमित्र प्रेसिडेंट और कनिष्क के टाइम पे, ये आप यहीं से पढ़ लेंगे। 5th बुद्धिस्ट काउंसिल बर्मा में हुई थी 873 में। तो जो बुद्धि की टीचिंग्स थी वो खो ना जाए इनको कंपाइल करने के लिए। फेमस स्कॉलर की अगर आप बात करेंगे, आशुघोष, नागार्जुन और वसुबंधु और बुद्र घोष और दिनागा और धर्मकीर्ति। बोधिसत्वा की बात करेंगे, वज्रपाणी, अवलोकित सत्रवा, उसके बाद मंजूश्री, उसके बाद कास्तीग्रह, मैत्रेय, अमिताभ। इसके बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप हुआ। स्टोन पिलर डिपिक्टिंग थी बुद्धा में। गंधारा आर्ट ब्यूटीफुल इमेज बुद्धा की बनी। केव आर्किटेक्चर आया। आर्ट पीस अमरावती से थे। ट्रेडिशनल नेम बुद्धिस्ट प्लेस में बहुत सारे मिले। स्तूपा आया जो बुद्धा का या जो प्रोमिनेंट मॉन्ग मरते हैं उनके लिए था। चैत्य प्रेयर हॉल, विहारा रेसिडेंस। इसके बाद इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आई आपकी, नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुरी, जदगल, उदानपुरी और वल्लभी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी और रूलर और फाउंडर है। तो एक बार आप इनको अंडरलाइन करके यहीं से याद कर लीजिएगा। इसके बाद महावीर जैन आते हैं। सेम स्प्रेड होने का रीजन जो बुद्धिस्ट का था वही इनका था। फर्स्ट तीर्थंकर बेटा ऋषभनाथ थे। 24th आपके महावीर थे। 23 पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के ही फॉलोअर थे इनके माता पिता, या पार्श्वनाथ के फॉलो को निर्ग्रंथिन बोलते थे। महावीर बेटा 540 में कुंडग्राम नॉर्थ बिहार में पैदा हुए। जांत्रिका क्लेन के थे और निर्गंथनाथ पुत्र भी बोला जाता है। फादर सिद्धार्थ थे, मदर त्रिशला थी। लिच्छवी के चीफ चेटक की डॉटर थी, सिस्टर थी, और इन्हीं की डॉटर जो थी वो बिंबिसार से मैरिड थी। इन्होंने 30 साल में छोड़ दिया अपना घर और 12 साल में कैवेलिन पा लिया। इसके साथ इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया था, इसीलिए इन्हें जिना भी बोला जाता है। और इनके फादर आपको बोला पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे। 72 साल में पावापुरी राजगृह में मर गए। डॉक्ट्राइन थी बेटा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। लास्ट जो ब्रह्मचर्य बस यही इन्होंने जोड़ा है, बाकी सारे पार्श्वनाथ के टाइम पे से थे। 5 महाव्रता हैं जैनिज्म के जो आपको फॉलो करने चाहिए, और इसके वर्षभर को अनुव्रता बोलते हैं। पार्श्वनाथ के फॉलोवर जो थे वो अपर और लोअर को ढकते थे, बट ये बिल्कुल न्यूट रहने लगे। उसके बाद वर्णा सिस्टम पर इन्होंने भी अटैक किया, और महावीर ने कहा, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा नहीं, इन्होंने कहा कि जो जैसे पैदा होता है वो उसकी प्रीवियस बर्थ पे डिपेंड करता है। जैन ने फ्रीडम वर्ल्डली बाउंड से दिया। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, स्याद विदात की बात की। कोई सी चीज़ को एब्सोल्यूट डिनायल या एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनके त्रिरत्न ने राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। इसके बाद बेटा इन्होंने किलिंग को बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा मर्चेंट एक्टिविटीज़ हुई, और ये सबसे ज़्यादा फैला ब्राह्मणिकल रिलीजन के अगेंस्ट गया। जैनिज्म सबसे ज़्यादा वेस्ट और साउथ में फैला, जहाँ पे ब्राह्मणिज्म वीक था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे भद्रबाहु स्थूल भद्र थे, तो भद्रबाहु इनको 20 साल के 12 साल के फैमाइन के बाद इनको लेके गए। चंद्रगुप्त मौर्य के और बिंबिसार को गद्दी दिला दी। ये गए थे इनको कैवेलिन कराने। तो जब कैवेलिन कराने गए थे तो इस टाइम पे एक प्रथा होती है जिसे बोलते हैं संलेखन। संलेखन आप यहीं याद कर लीजिएगा। संलेखना में क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे शरीर में कष्ट है, हमारे शरीर में आत्मा जो है एक मेहमान है, इसको कष्ट देने के लिए हमें भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। थर्स्ट और हंगर को एक्सेप्ट करना है, और हम भूखे प्यासे रह के अपनी आत्मा को तड़पाएंगे ताकि वो दोबारा पैदा ना हो। तो जो सेंट्स होते हैं, जैसे ये जब गए थे भद्रबाहु, तो ये जब इसको लेके गए थे तो ये इसलिए गए थे ताकि महावीर इनको वो दिला दें कैवेलिन। तो ये कैवेलिन दिलाने गए थे। तो जब ये वहाँ गए तो कैवेलिन देने गए थे, तो कैवेलिन लेके जब आएंगे तो उन्होंने संलेखन किया चंद्रगुप्त ने, और कैवेलिन पा लिया। जब कैवेलिन मिल गया तो भद्रबाहु जब लौटे तो देखा कि यहाँ पर एक चेंजर आ गए। स्थूलभद्र ने लोगों को कपड़े पहना दिए तो वो चेंजर्स हो गए, और दिगंबर नो चेंजर्स हो गए। तो 2 पार्टी हो गए, श्वेतांबर दिगंबर। और इस तरह जैन का पहला डिवीजन यहीं से स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, कर्नाटक में ये फैले, और कलिंग के किंग खारवेल, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इन्होंने भी
जिना की इमेज थी मगध से ले आए थे। फर्स्ट सेंचुरी ईस्वी में सदर्न में ये तमिलनाडु में पहुंचा। जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि इसने वर्ण ऑर्डर पर भी अटैक किया। प्राकृत इन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश इन्होंने यूज़ की और पहली ग्रामर इन्होंने स्टार्ट की अपनी अपभ्रंश भाषा की। और बाकी कुछ नहीं। 23 तीर्थंकर थे। 23 तीर्थंकर इनसे पहले हुए। तो वो तीर्थंकर कभी आपसे पूछ लें तो आपको उनका टेबल पता होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिएगा उनके टेबल में शुरुआत के 4 और लास्ट के 4। इसके बाद सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों में ये देख लीजिए। इन पे भी मॉन्क्स थे, इनमें भी मॉन्क्स थे, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद डिफरेंसेस ये हैं, सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों क्या कर रहे थे, ये है। इसके बाद ये डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद अतर ऑर्थोडॉक्स में अजीवक्स आए, अमरुलिज्म आया और चारवाक आया और हिंदू आए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फाउंडर्स हैं और इनकी थ्योरी हैं। तो इसको यहीं पर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। इसके बाद मौर्यन आते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है बेटा। इनके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। पुरानास कहते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बोलता है तो पुराना बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बोलते हैं कि क्षत्रिय हैं, साके क्लेन से हैं। और इसके बाद पुरानास बोलते हैं मौर्यन क्लेन्स के हैं। इसके बाद रुद्र रमन का इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद स्कॉटेल है, इन्होंने इनके बारे में बोला है। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी बहुत कुछ बोलते हैं। अशोक के बारे में अशोकावदान दिव्यावदान बोलती है। दीपवंश महावंश भी बोलता है। और सतवर्ती, मुद्राक्षस, इंडिका, पुराण और अदर अकाउंट हैं। इनको आप यहीं से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स माने जाते हैं। इसके बाद बेटा इसके ओरिजिन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्राह्मणिकल कौन बोलता है। तो ब्राह्मणिकल सोर्सेस कहते हैं सूद्रास हैं, बुद्धिस्ट क्षत्रिय बोलते हैं, ग्रीक लोअर ओरिजिन बोलते हैं। कायदे से आपको वैश्य माने जाएंगे, लोअर ओरिजिन के भी नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य पहले रूलर हैं। धनानंद को रूल को ख़त्म करके रूलर करते हैं। सेल्यूकस निकेटर से इनकी एक बैटल होती है जिसमें कोई जीतता है हारता है पता नहीं। 500 एलिफेंट देते हैं, टेरिटरीज देते हैं। मेगास्थनीज को अम्बेसडर की तरह मॉडर्न कोर्ट में भेज दिया जाता है। और प्लूटार्क एक ग्रीक राइटर, वो कहते हैं चंद्रगुप्त ने पूरे देश को 6 लाख की आर्मी को लेकर रौंद दिया। इसके बाद सोनगोड़ा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन इनके बारे में बात करता है, फेमाइन के बारे में। जैनिज्म फॉलो करते हैं, भद्रभाव के साथ श्रवणबेल गोला जाते हैं और वहाँ पर कैवेलिन प्राप्त करते हैं। इसके बाद बिंदुसार आता है, उनको सेंड्रोकोटस बोला जाता है या मित्रोकेटस बोला जाता है। और ये एक सीरियन किंग से 3 चीज़ें मांगते हैं। ये एग्जाम में आज तक पूछा गया, ये बस और कुछ नहीं पूछा गया। और एक चीज़ पूछी गई है कि इनके टाइम पर कौन सा रिवोल्ट हुआ था, अशोक के टाइम पे पढ़ा देंगे। सिर्फ कलिंग है जो इन्होंने जीता अशोक ने, बाकी सब बिंदुसार के टाइम तक मिल चुका था। अशोक आते हैं बेटा। अशोक जब आते हैं, अशोक बहुत बड़े रूलर हैं। इनके बारे में जेम्स प्रिंसिप ने बताया कि देवानाम प्रियसी अशोक का नाम है। महावंश दीपवंश इनके बारे में बात करती है। 39 रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन इनके बारे में। जब प्रिंस थे तो जैन वर्शिप का सर्व करते थे। तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ, सुशीम नहीं सरप्रेस कर पाए तो इन्हें भेजा गया। और कहा जाता है कि 13 रॉक एडिट कहती है कि कलिंग वॉर के बाद ये अपने आप को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके रॉक एडिट्स हैं मेजर पार्ट प्राकृत में ब्राह्मी, नॉर्थ वेस्ट में अरेमिक, खरोस्टी स्क्रिप्ट है, अफगानिस्तान में अरेमिक और ग्रीक और अरेमिक उसी की स्क्रिप्ट है, इसमें लिखा गया है। इसके बाद अशोक ने बेटा कलिंग जीती। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पर हुई। इन्होंने साउथ इंडिया में मिशन भेजा। इनके अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनाए, तो एडिक्ट्स बनाए। चोल चेल पांडे केरल पुत्र के बारे में इन्होंने बात की। 5 ग्रीक रूलर्स के बारे में बात की। फ्रेंडली रिलेशन साइलॉन के साथ बात की, अपनी बेटी को और अपने बेटे को वहाँ भेजा था, इसके बारे में इन्होंने बात की। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो जैसी बात है आपको पता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। 8 तीर्थास में बांटा गया था, महामात्र से थे। 27 सुप्रिंटेंडेंट्स होते थे। ह्यूज ब्यूरोक्रेसी थी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी और रेगुलेटरिंग इकोनॉमी एक्टिविटीज़ थी, तो प्रॉफिट बहुत होता था। न्यू सेटलमेंट्स मिलते थे और पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता। शूद्रास आते थे जो फार्मर्स के लिए काम करते थे। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र मौर्यन पीरियड में स्लेव को एग्रीकल्चर पर्पस में लगाया जाता था। क्राउन लैंड को सीता बोला जाता था और वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट को सीताध्यक्ष। इसके बाद बेटा जूना के सब्सक्रिप्शन है। पुष्यगुप्त ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने एक लेख बनाई थी, उसको इन्होंने फिर से बनाया था। पंचमार्क कॉइन्स चलते थे, पन्ना बोलते थे। कुछ सुप्रिंटेंडेंट है, पन्नाध्यक्ष कॉमर्स के, समांताध्यक्ष मार्केट के, पौतवाध्यक्ष वेट एंड मेजर्स के, आकाराध्यक्ष माइंस के, लवणाध्यक्ष सॉल्ट के। मौर्यन खुद कम्युनिटीज थी तो स्टेट गुड होता था, राजपान्य बोलते थे। भाग 1/6 होता था, करा होता था, समहर्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा था, छोड़ दीजिएगा। ये कैपिटल याद रखिएगा, तक्षशिला, उज्जैन, तोशली
और स्वर्णगिरी, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड था इनका एरिया। मेगास्थनीज ने का 7 कास्ट पाई जाती थी। कौटिल्य 15 मिक्स कास्ट की बात करते हैं। फोर्थ लेवर को विष्टि बोला जाता था। हायर लेवर को कर्मकारा बोला जाता था। शिवा और समकर्षणा थे। मेगास्थनीज को डायनोसिस के तरह भी बोला जाता है। इसके बाद अशोक ने धम्मा की पॉलिसी स्टार्ट की। इसके बाद उनका मेन पर्पस था कि हार्मनी रिलेशनशिप अच्छा रहे, लार्ज एम्पायर को ठीक से चला पाए। इसके बाद धम्मा एक इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था। जाहिर सी बात है इसमें बहुत कुछ नहीं था। इन्होंने कहा कि अब धम घोष की जगह, विजय घोष की जगह धम उद्घोष होगा, धम उत्सव होंगे। 10 साल में तीर्थ यात्रा करते थे और 5 साल में अपने ऑर्डर्स दिए थे धम्मा मात्र अधिकारियों को घूमने के लिए। और जो कंप्लेंट्स होती थी उन पे देखें, लॉस को डालें और प्रिजनर्स पे ध्यान दें। तो ये सारी थी। आर्ट की बात करेंगे, मोनोलिथिक पॉलिश कॉलम्स थे। आपको पता है बहुत सारे पिलर्स मिले हैं मोनोलिथिक, सांची, मेहरगढ़, उनसे, तो वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। इनका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ? जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते थे, बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, आर्मी किसी काम पे रह नहीं गई। उसके बाद के जो रूलर्स हैं बहुत वीक थे, इसीलिए इनको जाना पड़ा। इसके बाद रॉक एडिक्ट की बात करेंगे। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें काशी, येरगुड़ी, मानसेरा इंपॉर्टेंट है। 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स हैं। इसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, अदर एडिक्ट्स हैं, क्वीन एडिक्ट है, बाबरू एडिक्ट है, निगली सागर है, रुमन देई है, 3 बारबरा केव एडिक्ट्स हैं। तो ये सारी एडिक्ट्स हैं जो आपको पढ़नी है। इसके बाद रॉक एडिक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो यही है बेटा, जिनके बारे में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब यहीं से पढ़ लीजिएगा। प्रोहिबिशन की बात की पहले में, दूसरे में चोल चेल पांडे की बात की, फिर मेजर रॉक एडिक्ट, थर्ड में लिबर्टी ब्राह्मणिज्म की, फोर्थ में नॉन वायलेंस, फिफ्थ में धम्मा मात्र, 7th में टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स, 6th में 8th में धम यात्रास, 9th में किंगशिप एंड धम्मा। तो उसके बाद बेटा 12th में रिलीजियस टॉलरेंस एंड 13 में कलिंगा, भेरी घोष, धम घोष आएगा भेरी घोष की जगह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और आती हैं एग्जाम में बेटे। शुंगा में मेरे हिसाब से आज तक कुछ नहीं पूछा गया। मालविका, अग्निमित्रम, कालिदास की, बस एक ये है जो आपसे एग्जाम में पूछी गई है। इसको छोड़ के और ये, बस इसको छोड़ के आप सब छोड़ सकते हैं। भरूत स्तूपा आप पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। मिएंडर के बारे में पूछा गया, इंडो ग्रीक में फेमस रूलर थे इनके बारे में पूछा गया, तो ये आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले सबसे पहले रूलर थे। उसके बाद सकास के बारे में पूछा गया। सकास आप एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि रुद्रदमन वगैरह इसी में आते हैं, तो शकास को भी आप यहाँ से एक बार बस ये वाला जो ब्लैक वर्ड है, बस यही आप एक बार पढ़िएगा। इसके बाद आपसे और कुछ नहीं पूछा जाता। किंग विक्रमादित्य थे, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है बस। तो आप शकास यहाँ से देख लीजिएगा। कुशानाज में जाहिर सी बात है कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसलिए पूछा जाता है। तो कनिष्क के चक्कर में आपको कुशानाज पढ़ना है। प्रतिहार अभी तक एग्जाम में नहीं आया एज सच, इवन मेंस में भी नहीं आता, बट हाँ ये आता है। तो इसमें कनिष्क और ये, इनके बारे में आपको इतना इधर से पढ़ना है और इतना इधर पढ़ना है, बस ये आप 4 पॉइंट्स यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। होपफुली आप स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे, नहीं ले पाए तो मैं दोबारा एक बार पीछे आ जाता हूँ। तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एज इट इज़ आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। फिर गुप्ताज आते हैं। गुप्ताज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं बेटा कुशानाज के, उनके जाने के बाद ही आते हैं। और इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट, उनके बारे में मैंने लिख दिया। कौन कौन से टाइप के क्वाइन चलाए थे वो सारे आपके सामने लिखे हैं। तो एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता कुमार देवी टाइप ऑफ क्वाइंस कहाँ से चल रहा था, तो यहाँ पर था, ये ध्यान रखिएगा। धनुर्धारी आर्चर ये थे, है ना। अश्वरोही ये चला रहे थे, गुजनूर ये चला रहे थे, आर्चर किंग और क्वीन टाइप के क्वाइंस ये चला रहे थे। पहले चंद्रगुप्त है, इंपॉर्टेंट रूलर है। लिच्छवी प्रिंस नेपाल की होती है, उनसे शादी करते हैं। क्षत्रिय वैश्य होते हैं, तो क्षत्रियों को बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे बेटा ये ट्रेस मिल जाता है कि भैया ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, एग्रेशन की पॉलिसी फॉलो करते हैं। हरिसेन इनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इनके टाइम पर सारे स्टेट ये विन करते हैं, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, इसको गलती से मिस मत करिएगा। इसके बाद बेटा चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। देवी चंद्रगुप्तन विशाख दत्त लिखते हैं। रामगुप्त वाली एक कहानी है, अपनी बेटी की वाकाटका प्रिंस से शादी कर लेते हैं, वो मर जाता है तो प्रभावती वर्चुअल रूलर बन जाती है।
तो ये बहुत दिनों तक रूल करते हैं। उज्जैन इनकी सेकंड कैपिटल बनी रहती है। इनको टाइटल विक्रमादित्य होता है। इनके कोर्ट में 9 नौरत्न होते हैं। कालिदास, अमर सिंह जैसे लोग होते हैं। फायान इन्हीं के टाइम पर इंडिया विजिट करते हैं। इसके बाद बेटा फॉल ऑफ एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। सक्सेसर में चंद्रगुप्त के बाद इंपॉर्टेंट स्कंदगुप्त है। स्टॉप हुनास को करते हैं। इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट रूलर इनके पास नहीं आ सकता। यशोधर्मन गुप्तास को चैलेंज करते हैं और इसके बाद शॉर्ट लिव्ड होता है। गुप्ता एम्पायर खत्म होने लगता है। धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर खत्म हो जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, बट थे, तो मैंने आपको टेबल में दे रखे हैं। फिर फ्यूडरीज की बात करेंगे तो इनके टाइम से मौखरी, वर्धंस, ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो निकल जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी जैसे नहीं रखी इन्होंने, जैसे मॉरियंस ने रखी थी। हॉर्स इंपॉर्टेंट थे। गुप्ताज 1/4 से 1/6 टैक्स लेते थे। जुडिशियल सिस्टम डेवलप हुआ था। सिविल और क्रिमिनल डिमार्केट कर दिए थे। मर्चेंट इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते थे और वही अपने रूल को, लैंड को गवर्न करते थे। ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। ब्यूरोक्रेसी उतनी नहीं थी जैसी यहाँ पे थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ कुमाराम आते थे। पोस्ट हेरिडेटरी थी। तो विलेज हेडमैन होते थे, इंपॉर्टेंट रूल देते थे। स्ट्रेनीज थी, वो सारे काम देखती थी अपने एरियाज़ के। गिल्ड के पास इम्यूनिटीज़ थी, वो अपने एरियाज़ में खुद ही चीज़ें देखती थी। चार्टर्स थे, रॉयल गवर्नर सील होती थी। लक्ष्मी रिप्रेजेंट किया जाता था गुप्ता कॉइन्स में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फ्यूडल डेवलपमेंट था। फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कंसेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो सातवाहनास के टाइम पर स्टार्ट हुआ। इसके बाद बेटा अगर आप अगला देखेंगे तो सोशल डेवलपमेंट है। गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू किए और फोर्सेबल लेबर विस्टी कहे जाते थे। क्षत्रिय स्टेटस बहुत इम्पोर्टेंट था। पोजीशन शूद्रास की इम्प्रूव हुई थोड़ी बहुत। इकोनॉमिक स्टेटस बदला था इसलिए। और तो ऐसा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। आप देख लीजिएगा, पहला इंस्क्रिप्शन एरन इंस्क्रिप्शन है, सती का जो सबसे पहले ट्रेड देता है। फायान चंडालों के बारे में बात करता है। वारामिहीर आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट साइज और डिफरेंट हाउसेस बताते हैं वर्णास के। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो बहुत एंशिएंट है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा की भी इस टाइम पे मिलती है। पंच यातना टेम्पल बनता है गुप्तास के टाइम पे। सांची में गुप्ता टेम्पल बनता है। दशावतार विष्णु टेम्पल देगढ़ में इसी टाइम पर बनाया जाता है। और मृच्छकेता शूद्रक फेमस ड्रामा है, मृच्छनिकिता जिसे बोलते हैं। मृच कटिका अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भास अपना तेरा संस्कृत पे, कालिदास, ये सब अपने काम करते हैं। भगवतम भागवती भगवतिज्म का भी ओरिजिन इसी टाइम पर होता है। नारायण बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बन जाते हैं। वैष्णव को ही भगवतिज्म बोलते हैं और वैष्णव और भगवतिज्म दोनों इसी टाइम पर आ जाता है। कृष्ण के फॉलोवर भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विष्णु को वैष्णविज्म और इसे भक्तिज्म बोलते हैं। इसके बाद बेटा जो आपको मैंने पढ़ाया, कालिदास पहले इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे थे। 3 इन्होंने ड्रामाज लिखे हैं, उनके बारे में लिखा है। अभिनंगा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी। फिर काव्य मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव। और ये फिर वसु शर्मा ने क्या लिखा, अमर सिंह ने डिक्शनरी लिखी, वारा। तो ये जो इंपॉर्टेंट 9 लॉग इन्होंने जो लिखा बेटा मैंने आपको सब दे दिया। इसमें आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम दिया था। आर्यभट्टम से 0 इन्होंने यूज़ किया था। वारामिहीर बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में कि इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने लिखी है। पंच सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी पे लिखे है। ब्रह्मगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है इन टाइम के, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल सिस्टम की बात करता है। मैलोरी पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है जो आज तक रस्ट फ्री है। गरुणा सील के बारे में बात की गई है क्योंकि गरुणा सील है जिसमें लक्ष्मी को रिप्रेजेंट ये करते हैं। गुप्ता ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन इशू किए हैं, ये ध्यान रखिएगा यहीं से। उसके बाद जो बुक्स हैं वो आपके सामने, इनको यहीं से आप पढ़ लेंगे। हर्ष आते हैं, हर्षवर्धन थानेश्वर से रूल करते हैं। हर्ष पुष्पभूति डायनेस्टी है, कन्नौज से रूल करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रूलर कुछ होते हैं। राष्ट्रीय प्रिंस ऑफ मौखरी ग्रहवर्णन से शादी होती है, इनका भाई से बचाने जाता है। प्रभाकर वर्धन इसके फाउंडर होते हैं। हर्षवर्धन के पास चैलेंज होता है शशांक और चालुक्यन के इम्प्लिकेशन, तो इनसे वो चैलेंज लेते हैं। ह्वेनसांग इसी टाइम पर आते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोले जाते हैं। इनकी बुक CU की थी। ये 629 में स्टार्ट करते हैं और 645 में चले जाते हैं। 15 साल इंडिया में रहते हैं, है ना। अनटचेबल्स के बारे में भी ये बात करते हैं।
18 कल्ट्स की बात करते हैं, नालंदा की बात करते हैं कि यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, 200 विलेज इन्हें दिए गए थे, 3,000 स्टूडेंट रहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो गुप्ता हर्षा से एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता के टाइम का जैसा था वैसे ही चलता है। ये लैंड ग्रांट्स ज़्यादा देते हैं और कॉइन इससे क्लियर होता है कि इस टाइम पे कॉइन्स बहुत कम थे। ह्वेनसांग विजिट करते हैं स्टडी नालंदा में करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और फायान भी इसी के बाद आएंगे। ह्वेनसांग पाटलिपुत्र वैशाली दोनों डिक्लाइन होता है। फायान भी आते हैं, पर फायान से ज़्यादा अच्छा अकाउंट कौन देता है? ह्वेनसांग देते हैं आपको इनका। इसके बाद ह्वेनसांग शूद्रास को एग्रीकल्चरल एरियाज में बात करने को और अनटचेबल्स को गांव से बाहर रहने की बात करते हैं। नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी होती है, 10,000 मॉन्क्स रहते हैं यहाँ पर। डेथ के बाद इत्सिंग चाइनाज एक विजिटर होता है जो यहाँ पर आता है, ये भी इनके बारे में बात करता है। ग्रेट असेंबली ये हर साल करते थे और एक बार इन्होंने महायान और ह्वेनसांग को भी ऑनर किया था, हर 5 साल में ये जाते थे। ग्रैंड असेंबली कन्नौज में की थी महायान की डॉक्ट्राइन बताने के लिए, ह्वेनसांग को वेलकम करने के लिए। हर 5 साल में ये प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद करते थे, सब कुछ दे देते थे। इन्होंने 3 ड्रामे लिखे, प्रियदर्शक, रत्नावली और नागार्जुन नागनंदा। और बस और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। साइंस एंड आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोशन, डेसिमल सिस्टम, ये सब इन्हीं के टाइम पे आया। डेसिमल सिस्टम हमने स्टार्ट किया, ज्योमेट्री और सूत्र हमने लिखी, और आप स्तंभा एंगल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताई। आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री और सूर्य सिद्धांत, शून्य से सूर्य सिद्धांत दिया। प्लैनेट की पोजीशन हमने पहली बार बताई। वारामिहिर बृहद संहिता लिखते हैं, है ना। अर्थ के बारे में कि अर्थ सन का रोटेट करती है, वो सारी बातें बताती है। बाद में ग्रीक्स ने इन सब को लेकर एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी। इसके बाद इंडिया डायर्स को इन्वेंट किया इन्होंने, ब्लू कलर इन्वेंट किया। ये पहले थे जिन्होंने स्टील मैन्युफैक्चर किया है, इंडियन स्मिथ्स ने। मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करेंगे तो अथर्ववेद सबसे पहले है। इसके बाद सुश्रुत और चरक संहिता है। इसके बाद सुश्रुत संहिता है, इसके बाद चरक संहिता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मिर्गी तक का इलाज करना स्टार्ट किया, लेप्रोसी, फीवर, इवन कैटरेक्ट का ऑपरेशन तक ये लोग कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। हिंदिसा बोला जाता है, जो नंबर्स थे हमारे उन्हें अंग्रेज ले गए। 0 हमने दिया, ज्योमेट्री हमने दी, कितना कुछ तो हमने किया। इसके बाद टेम्पल्स के बारे में लिखा है, वो आप यहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पल्लवाज में क्या टेम्पर था। फिर संगम पीरियड आता है। संगम पीरियड बेटा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। संगम लिटरेचर को कंपाइल करने के लिए किए गए पीरियड को संगम पीरियड बोलते हैं। 3 संगम हुए, इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तमिल पोइट्री को अगम बोलते हैं, और वॉर पोइट्री को, लव पोइट्री को अगम, और वैसे पूरम। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है तोलकापियम तमिल ग्रामर पे, तुरुकुल्ला इम्पॉर्टेंट है, और शिल्पाधिकारम और वनी मेकलई। संगम पॉलिटी के बारे में, चोल, चेर, पांडे 3 राजा थे। पांडे पहला था मेगास्थनीज ने, इसके बारे में बात की है। कैपिटल मदुरी थी, रूल्ड बाय वुमेन था। इसके बाद चोलास एलेरा बहुत इंपॉर्टेंट चोला किंग थे जिन्होंने श्रीलंका तक को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चेराज आते हैं, केरला में रूल करते थे, ट्रेड विद रोमन्स करते थे, और ये भी इम्पोर्टेंट हैं इस क्योंकि इन्हीं के एक थे सेंगु तुवन, इन्होंने क्रॉस की थी गंगा और वहाँ इन्वेट किया था नॉर्थ। पत्नी कल्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद तमिल सोसाइटी की बात करोगे, ट्राइबल है, रूलिंग क्लास आसार हैं, विल्लाज हैं, पेरियार्स हैं, एनिमल स्किन पे कम करते हैं, और ब्राह्मणास तमिलनाडु के संगमेज में पहली बार आए। चीफ लोकल गॉड वर्शिप किए जाते हैं, मुरुगन, और पीपल तिनई तमिल किंगडम्स को बोलते हैं। इसके बाद इको जोन था, मारुतम, फर्टाइल प्लेन्स। उसके बाद कुरिचनी, हिली बैकवर्ड, पालिनी, मुलई एंड निताली। इसके बाद एज ऑफ सातवानाज आ जाती है। सातवानाज मैंने आपसे बोला था इंपॉर्टेंस रखते हैं, और फाउंडर सिमुख थे। साकाज बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं, इसमें गौतमी पुत्र आते हैं बहुत सारे, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बात की जाती है। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। रुद्रदमन का जौनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी है, इसी के बारे में बहुत कुछ बताता है। लोकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं सातवानाज के बाद। क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ थी इस टाइम पे, सातवानाज के टाइम पर।
ब्राह्मण्स वैदिक सैक्रिफाइसेस करते थे। नागार्जुनी, कोंडा एंड अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट बन गए थे बुद्धिस्ट के और सातवानास के। ऑर्गेनाइजेशन बहुत थे। फिडरी सातवानास की राजा, महाभोजा और सेनापति हुआ करती थी। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो सातवानास ने चैत्य में बुद्धिस्ट टेम्पल, विहारास बनाए हैं। कार्ले में बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, नासिक में 3 विहारास बनाए हैं। फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जो है नागार्जुनी, कोंडा, अमरावती है। नागार्जुनी कोंडा प्रॉस्पर्ड 2nd-3rd सेंचुरी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जावा केव टेम्पल, उदयगिरी और खांडगिरी इसी टाइम पर फेमस थी। और याद रखिएगा लोकल लैंग्वेजेस की बात करोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज सातवानास की प्राकृत थी और स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। इसके बाद गैस पात्सस्ती घाटसा पादासाती कंसिस्टेड 17 लव वर्सेस। तो ये लास्ट है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। देखिए एंशिएंट से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, पर जितने प्रोबेबली आ सकते हैं उतनी चीज़ें मैंने आपके यहाँ ख़त्म कर दी है। अब अगला जो होगा मिडिवल इंडिया का पूरा एक फेज़ बनाएंगे। देखिए इसमें चीज़ें समझाने से ज़्यादा रटने वाली हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और आपको समझ में आएंगी, आप इसे पढ़ पाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कोशिश करें इसे एक बार अगर आप हेडफोन लगा के सुन लेंगे और कुछ चीज़ें देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रट लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।